कैसे व्यूअर्स आप सब। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो एनर्जी सोर्सेज के ऊपर ही है, लेकिन हमने पढ़नी है रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज, कि हम एनर्जी सोर्सेज को किस तरह रिसाइकल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्रामेटिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा जी, एनर्जी सोर्सेज की हम बात कर रहे थे। आज हमने पढ़नी है कि पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एनर्जी सोर्सेज किस तरह रिसाइकल होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। फॉर एग्जांपल डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट है। किसी एनिमल की डेथ हो गई या किसी प्लांट की डेथ हो गई है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारे पास, तो उसको जो माइक्रोब्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर यूज़ करेंगे। अब उसकी फॉसिलाइजेशन होगी, मतलब उस मटेरियल को वहाँ पड़े पड़े अरसा गुजर गया, 50 साल गुजर गए हैं, 60 साल गुजर गए हैं, तो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मटेरियल जब यूज़ हो गए, फॉसिलाइज्ड हो गए, तो ऑर्गेनिक मटेरियल अनअवेलेबल हो जाएंगे एज न्यूट्रिएंट्स। जब ऑर्गेनिक मटेरियल अनअवेलेबल हो गए, किसी और प्रोडक्ट में उनकी कन्वर्जन होगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है ऑर्गेनिक मटेरियल ना होने का कि उनकी कन्वर्जन किसी और प्रोडक्ट में होगी, मतलब वो इनऑर्गेनिक में चेंज हो गए। ठीक, ये देखें, ये ऑर्गेनिक मटेरियल ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेट्राइटस था, उनका डेड मटेरियल था। अब जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास सालों की मेहनत के बाद कोल बन गया, ऑयल बन गया, पीट बन गया। ठीक, जब ये सब बन गया तो हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। ये देखें, इनकी वजह से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो अवेलेबल होना शुरू हो गए एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी, अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिन प्लांट्स को चाहिए वो उनको एसिमुलेट करेंगे, उनको जमा करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा प्लांट्स का, और जो प्लांट्स और एनिमल्स रिस्पायर कर रहे थे या फिर जिनकी डिकम्पोजिशन हो रही थी, जो कि एक्सक्रीट कर रहे थे, वो सारे मटेरियल भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद जब इनऑर्गेनिक मटेरियल बनना शुरू हो गया, वो अवेलेबल होना शुरू हो गया एज न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ भी उसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग का कहते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में देखिए एटमॉस्फेयर है, हमारी सॉइल है और वाटर है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद वेदरिंग हुई इनऑर्गेनिक मटेरियल की। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जब यूज़ हो गए, इनकी ब्रेक डाउन होना शुरू होगी, इरोजन हो जाएगी, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अनअवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स के तौर पर, और जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये हमारा जो है एनर्जी के सोर्सेज की एक रीसाइकलिंग थी, कि किस तरह ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होकर इनऑर्गेनिक मटेरियल पर एंड होता है। अच्छा, आपको अगर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर्स भी चाहिए तो आपको आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, और वीडियो के लास्ट पे भी आपको शो हो रहे होंगे। वहाँ पे क्लिक करने से आपको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। हमने ये बात कर ली रिसाइकलिंग की, किस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स तक रिसाइकलिंग हो रही है, एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। पहले हमारे पास ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी था, अब हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है, और किस तरह से अनअवेलेबिलिटी होती है तो कन्वर्जन हो जाती है दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी किस तरह कंजर्व करनी है। होता क्या है, हम जो एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट में टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग लेस ऑफ एन एनर्जी सरफेस, मतलब हम एनर्जी यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम जितना कोशिश हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, एनर्जी के सोर्स को कम से कम यूज़ करें, उसकी कंजप्शन को, तो उसको हम कहते हैं कि हमने एनर्जी कंजर्व की है। अब उसके बाद हम एनर्जी सोर्सेज देखें अर्थ के ऊपर, तो एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम कोयला है तो उसको जलाए ही जाएं, हमारे पास कोयला ख़त्म ही नहीं होगा। नेचुरल गैस, उसका यूज़ इतना ज़्यादा करें कि नेचुरल गैस जो आम यूज़ करने के लिए भी इस हमारे पास अवेलेबल ना हो। तो सोर्सेज को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन एक हद तक यूज़ करें कि डिप्लीशन ना हो। अब उसके बाद
एनर्जी की कंजर्वेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है लैंड के ऊपर भी, एयर के ऊपर भी और वाटर की कंजर्वेशन के ऊपर, क्योंकि हमने अपनी लैंड को भी बचाना है, हमने अपनी एयर को भी बचाना है, अपने वाटर सोर्सेज को भी कंजर्व करना है। अब आगे कुछ मेथड्स आते हैं हमारे पास कि हमने एनर्जी को किस तरह से सेव करना है, वो कुछ मेथड्स देख लेते हैं। वो हमें अपने तौर पर भी चाहिए कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स यूज़ करें, मतलब हम अच्छी मशीनरी यूज़ करें। आपको पता है कि जो नॉर्मल पहले जो ज़ीरो के बल्ब होते थे, येलो कलर की लाइट वाले बल्ब, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। आजकल हमारे पास एलईडीज़ आ गई हैं। उसके बाद वो जो बल्ब थे, उसके बाद एनर्जी सेवर आया, एनर्जी सेवर को रिप्लेस किया एलईडीज़ ने। तो एलईडीज़ जो हैं वो सबसे कम जो है वो एनर्जी यूज़ करती हैं। तो हमें एनर्जी एफिशिएंट जो है अप्लाइंसेस मशीन्स वो यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें। मतलब हमने कागज़ फेंक दिया है, हमने शॉपिंग बैग्स फेंक दिए हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को हमें चाहिए कि अच्छी तरह रिसाइकल करें। ग्लास जो है वो रिसाइकलिंग वाला एक मटेरियल है, जिसकी वजह से हम पुराने ग्लास को यूज़ करके नया ग्लास भी वो जो है बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने देखें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग को यूज़ करना चाहिए। मतलब हमें जो ड्राइविंग है वो कम करनी चाहिए और वॉकिंग को अपनी आदत बनानी चाहिए। एक तो इससे बंदा फिट रहता है, दूसरा एनर्जी की जो कंजप्शन है वो कम से कम होती है, क्योंकि अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो पेट्रोल यूज़ होगा, पेट्रोल की कंजप्शन होगी, या फिर एलपीजी की कंजप्शन होगी कार्स वगैरह के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर। और बाइक अगर हम यूज़ करें उसके अंदर भी पेट्रोल का यूज़ होगा। ठीक है जी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ये भी इसी पॉइंट के अंदर आ जाता है। और मिनिमाइज़ करें एयर कंडीशनिंग को। एयर कंडीशनर जो हमारे हमने घरों में लगाए हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि इनकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद और आपको पता ही है एसी लगाने की वजह से बिल भी कितना ज़्यादा आता है। बिल इसी वजह से ज़्यादा आता है क्योंकि आपके यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम होते हैं एनर्जी के। उसके बाद वेदराइज योर होम, अपने होम को वेदराइज करें। मतलब मौसम के लिहाज से आप वो सिस्टम करवाएं जिससे सर्दियों में घर गर्म रहता है और गर्मियों में घर ठंडा रहता है। इस तरह के सिस्टम अपने होम को अंदर ये अप्लाई करवाएं। उसके अलावा जो हमारी वायरिंग है, ठीक है, अर्थ वायरिंग करवाएं, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। उसके बाद इस तरह के जो प्रोसेस में एक ही दफ़ा आपका जो है इकोनॉमी खर्च होती है, पैसा लगता है, लेकिन बाद में वो लॉन्ग लास्टिंग उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल के ऊपर क्लीन अप प्रोसेस करवाएं, छोटे पैमाने के अंदर। मतलब आपकी घर के बाहर कचरा है या आपके मोहल्ले के अंदर कचरा है, आप उसको क्लीन अप करें, मिलजुल के लोगों के साथ काम करें। रोड साइड्स के ऊपर जो कचरा है स्पेशली उनको साफ़ करें। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की ग्रोथ करवाएं। ठीक है जी। उसकी वजह से भी हम अपनी एनर्जी जो है कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रिवेंशन करवा सकते हैं एक रिसोर्स को, मतलब प्रिवेंशन करवा सकते हैं ऑफ ए लॉस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ताकि हम इसका अपनी इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकें। उसके अलावा 3R फिनोमिना उसको यूज़ करें। 3R फिनोमिना इसको कहते हैं, सबसे पहले हम रिड्यूस करें, एनर्जी के सोर्स को यूज़ करना कम करें। उसके बाद रिसाइकल करें जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद रीयूज़ करें। ये हमारे पास 1R, 2R और तीसरा R, इसलिए हम इसको 3R फिनोमिना कहते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ को। अब हमारे पास है CFL लाइट। ये जो लाइट्स हैं, अच्छी जो लाइट्स आजकल आ रही हैं, बल्ब्स आ रहे हैं, इनकी रूफ्स के अंदर फिटिंग होती है। CFL लाइट्स यूज़ करें। अब उसके जो नेक्स्ट मेथड्स हैं वो भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड्स क्या हैं एनर्जी को कंजर्व करने के। ये ले जी, नेक्स्ट है लोअर करें रूम टेम्परेचर को। हमारे रूम टेम्परेचर जितना नॉर्मल होगा उतना हमारी एनर्जी कम यूज़ होगी। उसके बाद फिक्स करें एयर लीक्स, हवा के लीक्स, कहीं से भी लीकेज हो रहा है उसको चेक करें। हमारी गैस लीक हो रही है उसको ठीक करें, हमारा पानी का पाइप लीक हो रहा है उसको ठीक करें। लीकेज कम से कम होना चाहिए। अच्छी चीज़ यूज़ करें,
लेकिन जो कहते हैं ना जोड़ शोर लगे हुए, उन चीज़ों की हमें इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। उसके बाद डे लाइट, हमें चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, डे लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, डे लाइट में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाएं। नाइट के टाइम जो है वो हम बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, आजकल जो आ रहे हैं कन्वर्टर और इन्वर्टर आ रहे हैं, वो अप्लायंसेस यूज़ की जाए। हर चीज़ में आजकल इन्वर्टर है, इवन के फ़ैन में इन्वर्टर आ चुके हुए हैं। तो इस तरह के इन्वर्टर्स यूज़ करें। इन्वर्टर्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो देर पा होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। उसके अलावा प्लांट शेडी लैंडस्केपिंग यूज़ करें। लैंडस्केपिंग जहाँ पे यूज़ करवा रहे हैं वहाँ पे शेड्स जो हैं वो यूज़ करें। शेड कहते हैं आपको थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा साया आ सके। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव पावर यूज़, हम कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम गैस, अब अगर हम बिजली के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, हमने 3 घंटे प्रेस करने हैं, आज हमने कपड़े आयरनिंग करनी है, तो हम उसकी जगह गैस की इस्त्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, गैस की आयरन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अल्टरनेटिव पावर यूज़ हो गया। उसके बाद होम एनर्जी ऑडिट करें, अपनी एनर्जी का चेक एंड बैलेंस रखें कि हमारे कितने यूनिट्स कंज्यूम हो गए हैं, कितने हमारे पास रिमेनिंग है। तो अपने बिलिंग के अंदर भी इस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा पावर स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ करें जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अपने घरों में ब्रेकर लगवाएं ताकि लाइट का जो शॉक वगैरह हो उसकी वजह से आपको जो है कम से कम नुकसान हो। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जो कि एनर्जी सोर्सेज की रिसाइकलिंग और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पिछले 2 लेक्चर्स चाहिए तो आपको आई बटन शो हो रहा होगा और लास्ट पे लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।